हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिच पाठ, जो हमारे बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी चैप्टर नंबर 12 है। इसके लेखक हैं उदय प्रकाश जी, और इसके आज जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर वो करेंगे हम लोग। इससे पहले हमने लेखक परिचय और फिर हमने पाठ का हमने विस्तार से मौखिक रूप से समझाने का प्रयास किया था। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए हमारे चैनल पर और वीडियो देखिए। चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखक के पिता के चरित्र का वर्णन अपने शब्दों में करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेखक के पिता के चरित्र का वर्णन अपने शब्दों में करिए। तो लिखेंगे, लेखक के पिताजी ग्रामीण परिवेश के, वो गांव में बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं कि बहुत कम बोलते हैं। लेखक के पिताजी बहुत कम बोलते हैं और सोचते ज्यादा है। आपने कहानी सुना, लेखक के पिताजी के बारे में लेखक कहते हैं कि यह बहुत समय पहले की बात है, लगभग हमारे पिताजी 55 के हुआ करते होंगे, माने उनकी उम्र 55 हुआ हो करती है, और पतले शरीर के हैं, दाढ़ी और बालें पक गई है, ऐसे बाल पक गए हैं कि जैसे रुई रखा हुआ हो उनके सिर पर। और कभी कभार हम लोगों को बाहर ले जाया करते थे। बोलते कम थे और सुनते और सोचते बहुत ज्यादा थे। ऐसे स्वभाव के हमारे पिताजी थे। तो इसी बात को वहां पर लेखक सामने प्रश्न के रूप में हमें दिया है कि लेखक के पिताजी के चरित्र के बारे में आप लिखिए। तो लिखिएगा, लेखक के पिताजी ग्रामीण संवेदना के व्यक्ति हैं, वो कम बोलते हैं और सोचते ज्यादा है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। त्रिच क्या है, कहानी में यह किसका प्रतीक है। तो लिखेंगे, कहानी में त्रिच जो है, त्रिच कहानी आप पढ़े, त्रिच में कहानी में बताया गया है कि यह एक प्रकार का क्या है, विषैला। क्या है, यह एक प्रकार का विषैला जीव है। ध्यान देंगे, यह एक प्रकार का क्या है, विषैला जीव है। वह किस प्रजाति का है, तो छिपकली प्रजाति का, जिसमें एक काले नाग से 100 गुना भी ज्यादा उसमें विष पाया जाता है। क्लियर। अब कह रहा है कि यह किसका प्रतीक है, तो लिखेंगे यह मृत्यु का प्रतीक है, क्योंकि वहां पर यह भावना फैली हुई है, लोगों में यह बात फैला रहता है कि छिपकली त्रिच काट ले तो लोग बच नहीं सकता, उनकी 24 घंटे में मृत्यु हो जाती है, अर्थात त्रिच मृत्यु का प्रतीक है। ठीक है, फिर समझेंगे त्रिच क्या है। तो लिखेंगे, त्रिच एक प्रकार का छिपकली प्रजाति का विषैला जीव है, जिसमें एक काले नाग से 100 गुना ज्यादा विष पाया जाता है। अगर त्रिच काट ले तो लोग 24 घंटा के अंदर मर जाता है, अर्थात त्रिच यहाँ किसका प्रतीक है, तो मृत्यु का प्रतीक है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, सुनिएगा। क्वेश्चन बहुत ही लंबा तगड़ा है। क्या कहते हैं, अगर त्रिच को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ। आंख मिलते ही वह आदमी का गंध पहचान लेता है, फिर पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, त्रिच पीछे पीछे आता है। क्या यहां त्रिच केवल जानवर भर है? यदि नहीं तो उसे आंख क्यों नहीं मिलानी चाहिए। देखिए, कहानी तो त्रिच के बारे में ही लिखी गई थी, लेकिन यहां पर पूछ रहा है कवि कि लेखक साहब कि त्रिच केवल जानवर भर है। इसका मतलब है कि त्रिच यहां पर किसको कहा गया होगा, ऐसे समाज के लोग जो काफी क्या हो, दुष्ट स्वभाव के लोग हो, अत्याचारी स्वभाव के लोग हो, इनको त्रिच की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब कहानी सुने होंगे। लेखक के पिताजी को जब त्रिच काटता है तो लेखक को याद आती है अपने सपने की बात, कि जब हम सपने में रात में सोते हैं तो त्रिच हमारा पीछा करता है, और त्रिच पीछा करता है तो उनका एक मित्र है जिसका नाम है थानू। वो कहता है कि अगर तुम्हें त्रिच मिल जाए तो कभी उससे नजर मत मिलाना, नजर मिला लेगा तो वो तुम्हें पीछा करने लगेगा, और तुम चाहे जितनी भी दूर भागो, पूरी पृथ्वी की चक्कर लगा लो, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए उसे नजर नहीं मिलाना चाहिए। अब यहां पर ये त्रिच किसका प्रतीक है, तो लिखेंगे यहां त्रिच जो है ऐसे लोगों का प्रतीक है जो काफी विषैला है। क्या है, यानी ऐसे लोग जो समाज के लोगों को निंदा की दृष्टि से देखते हैं, समाज को ऊंचा नहीं, मैंने कहने का अर्थ है कि जो न्यूनतम क्वालिटी के लोग हैं, हिंसात्मक पार्श्विक प्रतीक के लोग हैं, ऐसे लोगों का प्रतीक है त्रिच।
लेखक साहब यानी कि उदय प्रकाश यहाँ त्रिच पशु का वर्णन नहीं किया है। समाज के वैसे वर्ग, वैसे लोग जो हिंसात्मक प्रवृत्ति के हैं, जो हिंसा करना पसंद करते हैं, लेखक साहब कहते हैं ऐसे लोगों से हमें नजर नहीं मिलानी चाहिए। अगर मिल भी जाए तो उनसे हमें चुपचाप नजर छुपा करके निकल जानी चाहिए, उससे बहस नहीं करना है। ठीक है, यानी लिखेगा यहाँ प्रश्न में, त्रिच एक विषैला जीव का प्रतीक नहीं, समाज के उस वर्ग के लोगों से है जो पाशविक प्रवृत्ति का है, जो हिंसात्मक प्रवृत्ति का है, लोगों को मारना काटना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों का प्रतीक है त्रिच। अर्थात लेखक कहते हैं अगर समाज में ऐसे लोग मिल जाए तो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, उनसे नजरें नहीं मिलानी चाहिए। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है सुनिएगा। त्रिच लेखक के सपने में आया था और वह इतनी परिचित आंखों से देखता था कि लेखक अपने आप को रोक नहीं पाता था। यहां परिचित आंखों से क्या अर्थ है? देखिए, लेखक साहब अपने कहानी में लिखे कि जब हम सोते थे तो अक्सर हम एक ही प्रकार के सपना देखते थे कि हमारे सपने में एक पशु आया है जो त्रिच है, और उससे नजर हमारी जब मिलती है तो बार बार हमको वह काटने के लिए दौड़ता है, हम भागते हैं। अर्थात जब भी वो सपना देखते हैं तो सेम सपना देखते हैं, इसीलिए यहाँ उन्हें परिचित रूप में बताया गया, परिचित रूप में। अर्थात हमारी समाज में जो हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं वो जान पहचान के ही लगते हैं, लगेंगे कि वो जाना पहचाना है, लेकिन वो हिंसात्मक प्रवृत्ति के हैं तो हिंसात्मक तो करेंगे ही। अर्थात लेखक यहाँ त्रिच का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उसके लिए जिसका अर्थ है मानवीय चेहरे से। किससे प्रतीक है? जो त्रिच की तरह क्रूर है। किसका प्रतीक है वहां पर? मानवीय चेहरा। त्रिच किसका प्रतीक है? मानवीय चेहरा। जो आपको लगेगा कि जाना पहचाना है, वो हमारा अपना है, और वही लोग, क्रूर लोग आप पर अत्याचार करेंगे। अर्थात यहाँ त्रिच कहानी में किसका प्रतीक है? मानवीय लोग जो क्रूर हैं, जो पाशविक प्रवृत्ति के हैं, तो ऐसे लोगों का प्रतीक है। यानी परिचित सा प्रतीत होता है। यह लेखक को उसकी हिंसक प्रवृत्ति की जानकारी नहीं है। यानी आपको लगेगा कि वो लोग हिंसक प्रवृत्ति का नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति मानो परिचित हो। यह मानवीय दुर्बलता है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार आत्मीयता को देखता है जैसे वह हमारे निकट का हो, संपर्क का हो, लेकिन ऐसा वो है नहीं। यानी कहने का अर्थ है, लेखक साहब ने क्या कहा कि आपको लगेगा कि हमारे सामने जो लोग खड़े हैं वो परिचित हैं, लेकिन वह त्रिच की तरह विषैला होगा और आपको कभी ना कभी डसेगा। अर्थात त्रिच किसका प्रतीक है? क्रूर लोगों का प्रतीक है यहाँ पर। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन 5 क्या कहता है सुनिएगा। अब यहाँ पर व्याख्या करने की बात आई है। वैसे धीरे धीरे मैंने अनुभवों से यह जान लिया था कि आवाज ही ऐसे मौके पर मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। अब ये कहानी कहाँ की है ये आपको लिखना हो तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो कैसे लिखते हैं। तो लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति, उपयुक्त पंक्ति उदय प्रकाश रचित त्रिच पाठ से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि लेखक साहब सपने में एक ही चीज को बार बार देखते हैं और ऐसा लगता है कि त्रिच उन्हें खदेड़ रहा है, और वो बचने के लिए अचानक वो नींद, जैसे नींद खुलती है, वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, और जब उनकी माता आती है तो फिर से उन्हें उठा देती है। अर्थात कहते हैं कि उस त्रिच, सपने में जो त्रिच आया, इससे बचने का मात्र एक अस्त्र है हमारा, चिल्लाना। जब चिल्लाएंगे तभी हम बच पाएंगे, ऐसा वो सोचते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। ठीक, चलते हैं आगे क्वेश्चन। जैसे जब मेरी फीस की बात आई थी उस समय हमारे पास आखिरी गिलास भी गुम हो गया था, सब लोग लोटे में पानी पीते थे। अब देखिए यहाँ पर इस तरह की कोई बातें कहानी में कहीं पर नहीं है, फिर भी लेखक ने क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों को पूछने का प्रयास किया है कि आखिर ये इसका क्या अर्थ हुआ। तो लेखक साहब कहते हैं कि जब हमने पहले दिन पिताजी को कहा था, क्या कहा था पहले दिन पिताजी को कि फी दीजिए, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि इन्हें याद नहीं हो, भूल गए होंगे। फिर दूसरे दिन जब उन्हें कहा गया फी के बारे में तो फिर उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो हमको लगा कि हो सकता है इनके पास पैसे नहीं हो, प्रबंध कर रहे हो। तो हम लोग तीसरे दिन कहे तो चिट्ठी लिखे और हम गए डॉक्टर पंत के यहाँ, तो हमें कुछ पैसे मिल गए, 300 के कितने नोट? 3 नोट। ये बात लेखक साहब वहां पर कहते हैं। इसी बात को उन्होंने क्या कहा, सही से बैठेंगे उठ के,
लिखेंगे यहाँ गिलास यानी उपयुक्त पंक्ति उदय प्रकाश रचित त्रिच पाठ से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहते हैं कि गिलास तंगहाली का प्रतीक है। यहाँ गिलास किसका प्रतीक है? तंगहाली का। लेखक के पिताजी की स्थिति दयनीय है, उनके पास पैसे नहीं है बच्चों को फीस डालने के लिए, अर्थात गिलास किसका प्रतीक है? तंगहाली का। कहते हैं घर में कोई समस्या आती है तो पिताजी ही हल करते हैं। जैसे फी की जरूरत होती थी, लेखक को 300 रुपया मिलता है, यह उनके लिए बड़ी बात है। यानी कहने का अर्थ है कि वहां पर जो पैसा उनको मिलता है वो सोचते हैं कि बहुत बड़ी बात है। और गिलास और लोटे में पानी पीने का मतलब क्या है? तंगहाली। गिलास किसका प्रतीक है? तंगहाली का। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे मेरे भाई? तो लिखेगा उपयुक्त पंक्ति उदय प्रकाश रचित त्रिच पाठ से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं, लेखक कहना चाहते हैं कि लेखक साहब जब अपने पिताजी को 300 रुपया फी के लिए मांगते हैं, जब पैसे उन्हें नहीं मिलता है, तो वे कहते हैं कि उस समय काफ़ी समस्याएं थी, सारी समस्या का हल कौन करते हैं? पिताजी करते हैं। और मुझे उस समय 300 रुपया मिला, वो हमारे लिए क्या है? बहुत बड़ी बात थी। तो यहाँ गिलास शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तंगहाली के लिए, कि घर में पैसे नहीं है, गिलास की कमी थी। ठीक, चलिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर 3। आश्चर्य था कि इतने लंबे अरसे से उसके अड्डे की इतनी अच्छी तरह जानकारी होने के बावजूद, ये गलती थोड़ा सा लिखा गया है, के बावजूद कभी दिन में जाकर मैंने उसे मारने की कोशिश क्यों नहीं की थी। अब देखिए, लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति द्वारा उदय प्रकाश कहना चाहते हैं कि जब हम ये जानते थे कि त्रिच इस चट्टान के नीचे रहता है, अच्छी तरह उसके अड्डा के बारे में जानकारी था, तो फिर हम उसे मारने का प्रयास क्यों नहीं किया? अगर हम उस दिन मार देते तो शायद आज हमारे पिताजी को यह त्रिच नहीं काटता और उनकी जान बच सकती थी। ऐसा बात लेखक साहब बार बार सोचते हैं कि जब उनके पिताजी को ये काट लेता है तब सोचते हैं, क्योंकि उस जानते थे सपना में वो त्रिच आता था और वही त्रिच काटा है, इसीलिए वो सोचते हैं कि जब हम सपने में जानते थे, त्रिच का हम अड्डा देखे हुए थे, तो हम क्यों नहीं गए मारने के लिए। मैंने उन्हें बहुत अफसोस होते हैं पिताजी के इस बातों को लेकर के कि उनको काट लिया है त्रिच। तो लिखेंगे कैसे? तो लिखेगा उपयुक्त पंक्ति उदय प्रकाश रचित त्रिच पाठ शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा लेखक कहना चाहते हैं कि हमारे पिताजी को आज त्रिच काटा है, और त्रिच वही काटा है जो त्रिच हमारे सपने में आता था। हम कई सालों से उस त्रिच की सपना देख रहे थे। जब हम इतने सालों से उसके बारे में जानते थे, तो फिर आज तक हमने मारने का प्रयास क्यों नहीं किया। ये सारी बात लेखक साहब अपने मन में सोच रहे हैं। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर घ देखते हैं, सुनिएगा क्या कहते हैं। मुझे यह सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती है, मुझे फंसती हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती है। इस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता रहा होगा। यानी देखिए, जब लेखक साहब को लगता है कि उनके पिताजी को त्रिच काट लिया है, और जब उन्हें ये महसूस होता है कि उनके घर पर झाड़ फूक होती है, पिताजी स्वस्थ हो चुके होंगे मान लीजिए, तो लेखक साहब कहते हैं कि अगर मेरे पिताजी ने उसको मार दिया, किसको? त्रिच को, तो अब त्रिच से क्योंकि वहां पर ये भावना है कि त्रिच अगर काट लिया, त्रिच अगर चला गया, भाग गया और वह पेशाब करके उस पर लौट गया, तो उस व्यक्ति की मृत्यु 24 घंटा के अंदर हो जाएगी। जब ये बात पूछा जाता है लेखक के पिताजी से, तो लेखक के पिताजी कहते हैं कि नहीं, हमने उसको क्या कर दिया है? मार दिया है। तो उन्हें ये तसल्ली हो जाती है लेखक साहब को कि चलो अब हमारे पिताजी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह उसको लौटने से पहले ही मार दिए हैं। ये बात जब सोचते हैं तो उन्हें एक अजब सी तसल्ली मिलती है, राहत मिलती है शरीर को कि चलो अब उनको कोई दुख दर्द नहीं होता। ठीक है, तो लिखेंगे क्या मेरे भाई? तो लिखेगा उपयुक्त पंक्ति उदय प्रकाश रचित त्रिच पाठ से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा लेखक कहना चाहते हैं कि जब उनके पिताजी को त्रिच काट लेता है और लोग पूछते हैं कि आपने क्या त्रिच को मार दिया, तो वो कहते हैं हाँ हमने मार दिया है। और जब वो मार दिए हैं तो वह उनके पिताजी को और लेखक साहब को खुद राहत सी महसूस होती है कि चलो जब वह मर गया है तो अब ये समस्या क्या हो गई? खत्म हो गई कि हमारे पिताजी अब नहीं मरेंगे। उन्हें एक अलग सी राहत महसूस होती है लेखक साहब को। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। 6 क्वेश्चन सुनिएगा, हम लोग अभी तक 5 में देख रहे थे। 6 है, त्रिच को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता है, क्यों? अब देखिए, लेखक के पिताजी चले गए कहाँ? ट्रैक्टर पर बैठ के गए हैं
शहर गए। अब लेखक को इधर अलग चिंता है कि पिताजी मारे हैं, तो उसको जलाए कि नहीं जलाए। तो अपने मित्र थानू के साथ लेखक साहब एक मतलब क्या कहते हैं, मोमबत्ती यानी जो भी है सलाई मसाल लेते हैं और एक लाठी लेते हैं और चल देते हैं कहाँ, जंगल की तरफ। और जंगल में जब जाते हैं तो उनको सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो सपने में उसी जंगल की कहानी, उसी नदियां, उसी चट्टान, वही पेड़, इन सारी बातों को देखते हैं। तो जब जंगल में जाते हैं तो उनको सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है, क्योंकि सपने की बात उन्हें याद आती है और सब कुछ वो सोचते हैं कि हमने सपना में जो देखा वही चीज है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं 7 आगे। इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से है और शहर से भी है। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है। यह भय क्यों? देखिए लेखक साहब क्या कहते हैं, सुनिएगा। लेखक साहब कहते हैं कि इस कहानी जो है वह किस किस से है। तो लेखक साहब कहते हैं कि हमरे से संबंधित है, हमरे पिताजी से संबंधित है, त्रिचकी काटने से संबंधित है, और इतना ही नहीं, शहर जाने से संबंधित भय है उससे भी है। तो इन सारी कहानियों में क्योंकि सब बातों पर ही कहानी लिखी गई है, इसीलिए सबसे संबंधित है। अब लेखक साहब ने यहाँ पर एक ज्यादा शब्द जोड़ दिया कि ये भय क्या, क्यों, ये भय क्यों? तो ऐसी होती है कि मनुष्य जब कोई नई जगह पर जाने लगता है तो उसमें एक अजब सी चिंतन होने लगती है, एक डर समा जाता है कि वहां जाएंगे क्या होगा, कैसे स्वभाव के लोग होंगे, वहां पर हम किससे मिलेंगे, कहाँ रहेंगे, इन सारी बातों का एक अलग सा बेचैनी मन में आ जाती है। यही भय है। यानी लेखक साहब के पिताजी को एक केस के लिए जाना पड़ता है शहर, तो वहां जाने से पहले वो काफी घबराते हैं कि वहां जाएंगे तो हम किससे मिलेंगे, किनसे बातें करेंगे, वहां क्या होगी। ये सारी जो भय है, ये इसी भय को वहां पर बताया गया है कि शहर के प्रति जाने से प्रति लोगों के मन में जो चिंता है, भय है, इसको बताया गया है। ठीक, आशा करते समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, कहानी में वर्णित शहर के चरित्र से आप कितना सहमत हैं? तो कहानी में जो शहर का दृश्य बताया गया है इससे हम बिल्कुल सहमत हैं, बिल्कुल सहमत। अब कहिएगा सर समझे नहीं। देखिए जब भी आप शहर जाइएगा तो आपके अपने जाने पहचाने लोग आपको पहचानने से इनकार कर जाएंगे, आपको मदद नहीं करेंगे, और आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो भी आपके पास नहीं आएंगे और कहेंगे हमें मालूम ही नहीं पड़ा, नहीं तो हम आ जाते। जब घटना घट जाएगी, जब सारी समस्या खत्म हो जाएगी, तब वो कहेगा ओह हमको बताए क्यों नहीं तो हम आ जाते। मैं अपनी कहानी बता दूं। मैं एक बार हम गाड़ी से आ रहे थे और हम अपने शहर से थोड़ा सा बाहर निकले। वो पानी वाली बोतल नहीं होती है, पानी वाली बोतल लोग पीता है और सड़के पर फेंक देता है, पूरा चपटा हो चुका था। हमारी गाड़ी पर बहुत सारा वजन था, हम वजन लेकर के लाद करके सामान ला रहे थे। अचानक क्या होता है कि भीड़ ज्यादा था, हम ब्रेक लगाते हैं कि हमारा अगला चक्का ना पानी के बोतल पर जो चपटा हो चुका था पूरा, उस पर चढ़ जाता है और ब्रेक हमारा लगता नहीं और स्लिप करना शुरू हो जाता है। हमारी गाड़ी गिर जाती है बीच सड़कों पर। हमारे पहचान के, हमारे गांव के, हमारे मोहल्ले के 2 लोग मिले। हमने उनको देखा तो हमने बुलाया कि थोड़ा सा आप मदद कीजिए, लेकिन वो इग्नोर कर दिया, नहीं आया। देख करके आया लेकिन उठाने की प्रयास नहीं किया और चला गया। हमने देखा, फिर हमने क्या किया, सारी सामानों को खोला। कुछ लोग बाहर के लोग थे, उन्होंने हमारी मदद की, लेकिन वहां पर वो लोग मदद नहीं किए। आपने क्या समझा? सेम कहानी आपके साथ भी होता होगा कि जब आप शहर जाते होंगे, आपके अपने लोग, आपके अपने पहचाने हुए लोग आपकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। तो लेखक साहब के पिताजी को भी वही होता है। वो बैंक में जाते हैं या अन्य मोहल्लों में जाते हैं जहाँ पर उनकी पहचान के लोग हैं, लेकिन फिर भी कोई उन्हें मदद नहीं कर पाता है। अर्थात शहर की बातों से हम बिल्कुल परिचित हैं कि शहर में ऐसा ही चरित्र के लोग मिलते हैं ज़्यादा। ठीक है, ये गांव नहीं, गांव में अगर गिर जाइएगा तो आपके जान पहचान के हो चाहे नहीं हो, सब लोग दौड़ के आएंगे, उठा के ले जाएंगे। गांव की औरतें जो है फटाफट आपको तेल मालिश करेगी, सब कुछ करेगी। शहर में भी ऐसा होता है लेकिन बहुत कम लोग मिलते हैं, ज्यादा करके ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी मदद नहीं करेंगे। ठीक है, तो लेखक साहब पूछते हैं क्या शहर के चरित्र से परिचित हैं? तो लिखेंगे हाँ, उनकी बात से हम सहमत है, क्योंकि शहर में इसी स्वभाव के लोग ज्यादा मिला करते हैं। चलते हैं, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहते हैं। सुनिएगा, लेखक के पिता के साथ एक दिक्कत यह भी थी
कि गांव या जंगल की पगडंडी तो उन्हें याद रहता था, लेकिन शहर के सच कोनों को भूल जाते थे। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अब देखिए, लेखक साहब कह रहे हैं कि हमारे पिताजी के पास एक और समस्या थी कि गांव की पगडंडी तो उन्हें याद रहती थी, लेकिन शहर का कोना कोना वो भूल जाते थे। एक रास्ते से जिस रास्ते वो गए हैं, अगले कुछ दिनों बाद वो रास्ते पर जाते हैं तो भूल जाते हैं। इससे आप क्या समझते हैं? तो हमें क्या लगा कि ये कहानी गांव की है। लेखक साहब गांव के पिताजी गांव में रहते हैं, तो गांव में एक ही जगह आना जाना रहता है, तो सारी, क्योंकि जन्म से वहीं रह रहे हैं, तो गांव परिवेश का सब कुछ उनको मालूम है, सारी रास्ता पगडंडियां मालूम है। लेकिन शहर तो कभी साल 2 साल का अधिक बाद जाते हैं और गए काम करके लौट आते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको ज्यादा ध्यान नहीं रह पाता है। अर्थात लेखक कहाँ के हैं? गांव के परिवेश, ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए लेखक के पिताजी हैं, इसीलिए शहर की बात उन्हें याद नहीं रहती है, गांव की पगडंडियां याद रहती। ठीक है, क्योंकि जब आप जिस जगह जाएंगे रोज बराबर, तब तो आपको याद रहेगा ना। अब 2 4 5 साल में एक बार जाइएगा, सब रास्ता सब क्या हो जाएगा? भूल जाइएगा। फिर वहां रहे नहीं, एक रास्ते से गए काम करके फिर लौट आए, तो क्या याद रहेगा? भूल जाइएगा। वही कह रहे हैं यहाँ पर लेखक साहब कि हमारे पिताजी के साथ समस्या था। अर्थात इससे आप क्या निष्कर्ष निकाले? तो हम निकाले निष्कर्ष कि लेखक के पिताजी ग्रामीण परिवेश के हैं, ग्रामीण संवेदना से जुड़े हुए हैं, इसलिए गांव की रास्ता पगडंडी तो उन्हें याद है, लेकिन शहर की पगडंडी उन्हें याद नहीं रहती है। चलिए, आशा करते हैं सीख गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सुनिएगा। स्टेट बैंक के कैशियर अग्निहोत्री, नेपाली चौकीदार थापा, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता, थाने का एसएचओ राघवेंद्र प्रताप सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। देखिए, अब कहानी में कुछ लोग का नाम आया है। स्टेट बैंक के जो कैशियर है अग्निहोत्री जी, इसके अलावा नेपाली चौकीदार थापा, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता। अब यहां पर दोनों स्टेट बैंक और मैनेजर दोनों के बारे में थोड़ा सा हमको पहले लिखना है। देखिए, आजकल होता क्या है कि लोग तरह तरह के वेश बना करके चोर के रूप में वहां पहुंचता है और चोरी कर लेते हैं। भिखारी का कभी रूप लेकर पहुंचेंगे, कभी पुलिस का रूप लेकर के पहुंचेंगे, कभी अच्छे सज्जन का रूप लेकर के पहुंचेंगे। तो वहां के लोगों को एकदम बहुत बड़ी भय बनी रहती है कि हम कैश जब लिए हुए हैं, हाथ में नगद पैसा हो, तो चोर कभी भी हमला कर सकता है। इस भय के कारण ही आज उन लेखक के पिताजी जैसे वहां जाते हैं, उनकी पहचान के लोग हैं, लेकिन उन्हें धूल के कारण पहचानता नहीं है और सायरन बजा देता है। परिणाम क्या होता है कि बैंक के कर्मचारी उन्हें खींचकर बेरहमी से पीटते हैं। आपने क्या समझा कि जो बैंक के कर्मचारी हैं वो आज के माहौल से बहुत डरे हुए हैं, ये हमें पता चल रहा है। ठीक, चलते दूसरा है थानेदार एसएचओ राघवेंद्र प्रताप सिंह और ये नेपाली चौकीदार थापा। ये दोनों के बारे में क्या लिखते हैं कि जैसे लेखक के पिताजी वहां जाते हैं, वो कहता है कि तुम्हारे होते हुए कैसे अंदर आ गया, और वो आता है और खींच करके चौकीदार ले जाता है गजेंद्र और उसको मारता है। आपने क्या समझा कि यहाँ पर जो पुलिस है अपनी दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक मानवता उनका काम है जानना, पहचानना, समझना, तब जाकर के किसी कार्रवाई करना। लेकिन ऐसी बात नहीं होती है, वह चुपचाप खींचते हैं, उसको मारना शुरू कर देते हैं। इसीलिए यानी दोनों पर उन्होंने, लेखक साहब ने बताया है कि ये दोनों क्या है, अपने काम का सही ढंग से निर्वाह नहीं कर रहे हैं। कौन? तो राघवेंद्र प्रताप सिंह एसएचओ और नेपाली चौकीदार थापा। और स्टेट बैंक के कैशियर और असिस्टेंट ब्रांच के मैनेजर दोनों जो है वो क्या है, डरे हुए हैं। तो दोनों डरने के कारण ऐसा होता है। ये हमको 4-5 लाइन लिखना था इसमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, नंबर 11 सुनिएगा क्या कहते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, हम हट जाते हैं थोड़ा सा। नंबर 11, लेखक के पिताजी अपना परिचय हमेशा राम स्वारथ पदार्थ ... एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज एंड ऑफ बकेली के रूप में देते हैं। ऐसा क्यों? स्कूल और गांव के बिना अपना परिचय क्यों नहीं देते? देखिए, लेखक साहब जब वीआईपी कॉलोनी में जाते हैं तो उन्हें लगता है कि जो हमारे साथ ये घटना घट रही है, ये वहां जाने के बाद हमारी लोग बात को समझेंगे और अपना परिचय देते हैं कि हम स्कूल के हेडमास्टर हैं, हम रिटायर्ड हेडमास्टर हैं। अर्थात ये समझते हैं कि शिक्षक के नाम पर
कम से कम हमको रिहाई मिल जाएगी, लोग हमारी बात को समझेंगे। लेकिन वहां विद्रोही लोग, जो युवा लोग हैं, वो उनकी बात को नहीं समझते हैं और उनको मारना शुरू कर देते हैं। तो परिचय देते हैं इसलिए क्योंकि जो शिक्षक हैं, शिक्षक का नाम लेने के बाद ये अपने आप को समझते हैं कि हम जब बोलेंगे तो हमें सुरक्षित रखा जाएगा और हमारी बात को लोग समझेंगे, बूझेंगे। यानी परिचय किसके रूप में देते हैं? शिक्षक के रूप में। अगला है, वो कहते हैं हम विलेज ऑफ हेड वैकेली, यानी वो सरपंच होने की बात करते हैं। अर्थात इससे ये समझ में आता है कि वो कहना चाहते हैं कि हम प्रधान हैं, हमारी बात को समझिए। लेकिन उनकी बात को कोई नहीं समझा जाता है और स्वार्थपरता के कारण उसे बेरहमी से पीटा जाता है। और चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ रहे थे 11, 12 देखिए क्या कहता है। हालांकि थानू कहता है कि अब तो यह तय हो गया है कि त्रिच के जहर से कोई नहीं बच सकता। ठीक 24 घंटे बाद उसे अपना करिश्मा दिखाया और पिताजी की मृत्यु हुई। इस अवतरण का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। देखिए लिखेंगे, इस पंक्ति द्वारा वहां कहना चाहते हैं लेखक साहब कि गांव में एक विश्वास फैला हुआ है कि त्रिच एक पशु है, जीव है। जब वो काट लेता है तो मृत्यु हो जाती है लोगों को। कहानी का अंत अब देखिए, कहानी में उनके पिताजी को त्रिच काटा है और शाम होते होते उसी दिन यानी उसके अगले दिन उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु किस कारण से हुई, इस कहानी को एकदम गौण रख दिया गया। कहानी में इस बात को क्या कर दिया गया है? गौण रख दिया गया है। तो लोग को यह समझ में आता है कि त्रिच काटने से ही उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई होगी और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई होगी। यह भी हो सकता है। अर्थात यहां पर थानू कहता है कि यह तो अब निश्चित तय ही हो गया है कि अगर त्रिच काट ले तो कोई व्यक्ति 24 घंटे से ज्यादा नहीं जी सकता है। जैसा कहानी में हुआ कि लेखक के पिताजी को त्रिच काटा और अगले 24 घंटे आते आते उनकी पिताजी की मृत्यु हो जाती है। ये त्रिच काटने का ही प्रभाव हो सकता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। लेखक को अब त्रिच का सपना नहीं आता, क्यों? अब समझिए, लेखक साहब को त्रिच का सपना क्यों नहीं आता है? तो लेखक साहब जो बार बार सपना में देखते थे त्रिच, आज उस त्रिच की क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। इसीलिए लेखक साहब को लगता है कि अब वो त्रिच है नहीं, इसीलिए अब उन्हें ये सपना नहीं आता है। अर्थात ये सपना जो था वो सत्य प्रतीत होता नजर आ रहा है। कह रहे हैं कि जब त्रिच मर गया तो अब हमें कोई सपना नहीं आता है। ठीक है, यानी जो त्रिच इनको बार बार सपने में आकर के तंग करता था, आज उस सपने के कारण उनके पिताजी को त्रिच काट लिया है और उस सब त्रिच को क्या कर दिए हुए? मार दिए हैं। तो इसीलिए उनको लगता है कि त्रिच जो है अब हमारे सपनों में नहीं आ रहा है। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे थे। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा उटपटांग सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अच्छी तरह से अगर सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो हम लोग आज विदा लेते हैं, कल हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।